गाइस ये रहा क्लास 8 का हिंदी। और जो आपके एग्जाम में मतलब कि आवंटित जो गद्यांश होता है वहाँ से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पर कुल मिला के 6 गद्यांश आपको बताऊंगी और यही गद्यांश से आपका एग्जाम में जो है अगर आना है तो यही गद्यांश से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। आपको इतना समझ लेना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने हिंदी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो भी मैंने आपको बता दी है। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। बिल्कुल आपको एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यानी इस तरह। ठीक है, सो सबसे पहले ये गद्यांश में क्या बोला, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक स्थान पर रहते रहते जब उसका मन उब जाता है तो वो इधर उधर घूमकर अन्य प्रदेशों में सैर करके अपना मन बहलाता है। सैर करने का अपना ही आनंद होता है। भारत प्रकृति का क्रीड़ागण मतलब कि क्रीड़ागण है। यही एक ऐसा देश है जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में उपस्थित है। सुरम्य पर्वतमालाओं की सैर करने का अपना अलग ही आनंद होता है। सो यहाँ पर जो हमें गद्यांश दिया है, इसी गद्यांश के आधार पर हमें क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे, जो आपको एक गद्यांश से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला मनुष्य क्या है और यह क्या करता है। सो यहाँ से आंसर हो जाएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये एक स्थान में विशेष यानी एक स्थान विशेष में रहने के कारण उसका मन उचट यानी कि उब जाता है और वो इधर उधर घूमकर या अन्य प्रदेशों का सैर करना उनको मतलब मन लगता है या बहलाता है उसको। ठीक है, आगे यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला है भारत की प्रकृति क्रीड़ागण है कैसे। तो आंसर हो जाएगा, भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में उपस्थित रहती है और जैसे सुरम्य पर्वतमालाओं के सैर करने का आनंद कुछ और ही होता है। तो ये एक पैसेज से आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये तो था पहला पैसेज। अब आता है आपका दूसरा, क्योंकि कुल मिला के यहाँ पर मैं आपको 6 ऐसे पैसेज बताने वाले हूँ यानी गद्यांश बताने वाले हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर मतलब प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देते हैं। सूर्य के कारण ही वर्षा होती है जिससे तरह तरह की वनस्पतियाँ पैदा होती है। सूर्य अन्न को पकाता है और फलों में रस भरता है। वृक्ष हमें फल देते हैं, हरियाली और छाया देते हैं या प्राणदायी ऑक्सीजन भी देते हैं। वृक्षों के कारण फल फूल और जड़ से तरह तरह की दवाइयाँ बनती है। सागर और नदियाँ जल के अक्षय भंडार है। हम इनके लिए प्रकृति के आभारी हैं। हम प्रकृति के इस ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग ना करें। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रकृति ने हमें क्या दिया। तो आंसर हो जाएगा, प्रकृति ने हमें सूर्य का प्रकाश दिया जिसमें हरी मतलब गर्मी मिलती है, जिससे वर्षा होती है, जिससे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा होती है। अन्न का पकाना, फलों में रस भरना, ये सारे प्रकृति के द्वारा देन है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये आंसर लिखना। दूसरा आपको पूछा सकता है, किन कारणों से हम प्रकृति के आभारी हैं, किस वजह से। सो आंसर हो जाएगा, प्रकृति हमें हरियाली तथा ऑक्सीजन प्रदान करती है। ऑक्सीजन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिससे हम सांस ले सकते हैं और हम जिंदा हैं। वृक्ष से हम विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाते हैं। सागर और नदियाँ प्रकृति का अक्षय भंडार है। इन सभी कारणों से हम प्रकृति का एक बहुत बड़े आभारी हैं। आगे है 3rd नंबर क्वेश्चन, यानी कि 3rd नंबर पैसेज, यानी 2 नंबर तक हमने बताया। 3 नंबर पैसेज आपको कैसा पूछा जा सकता है, भारतीय समाज पूरी दुनिया में अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। इधर लगातार समुदाय के बीच भेदभाव यानी मतभेद जो है बढ़ रहा है। खान पान के नाम पर घृणा फैलाकर इंसान के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। देश के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि समाज के बीच प्रेम की रिश्ता बने रहे तो बेटर रहेगा। सो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा इस पैसेज से। तो भारतीय समाज किस प्रकार अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा, भारतीय समाज सभी समुदाय के लोग हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ अनेकता में एकता पाई जाती है, यानी अनेक समुदाय में एक समुदाय की तरह रहते हैं। तो आगे है, भारतीय समाज में मतभेद बढ़ने की क्या रीज़न है। तो आंसर हो जाएगा, भारतीय समाज में मतभेद बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ धर्म के नाम पर, खान पान के नाम पर घृणा फैला दी जाती है, जिससे इंसान के मतभेद उनके मतलब बीच पनपते हैं, उनको उनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। 4 नंबर पैसेज आपका क्या होगा कि चांदनी रात प्रकृति के श्रृंगार है। ऐसी रात्रि में प्रकृति चांद की चांदनी से यानी कि सौंदर्यमय बन जाती है। चांद की चांदनी कुदरत को नई नवेली दुल्हन की तरह संवार देती है। संपूर्ण प्रकृति चांदनी की श्वेत किरणों से जगमगा उठती है। रात विहंसती पड़ती है, फिर प्रकृति सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं।
सो यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांदनी रात प्रकृति का श्रृंगार किस प्रकार करती है। सो आंसर हो जाएगा चांदनी रात में प्रकृति चांद की चांदनी से सौंदर्य मतलब सौंदर्यमय बन जाती है, कुदरत को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा देती है। यह आंसर हो जाएगा। दूसरा, प्रकृति सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं कैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा जब संपूर्ण प्रकृति चांदनी की श्वेत किरणों से जगमग उठती है और वह रत विहंस पड़ती है तो लगता है मानो प्रकृति सौंदर्य के चार चांद लग गए हों। उसके बाद 5 नंबर पैसेज आपको क्या पूछा जाएगा, बहुत पुराने समय की बात है, बस जब आज की भांति विद्यालय नहीं होते थे, जैसे आज के तुलना में उस टाइम विद्यालय नहीं हुआ करता था, पुरानी बातें हैं। शिष्य गुरुकुलों में रहते थे और वहाँ गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। सभी शिष्य उनके विचारों को बड़े ध्यान से सुनकर शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु उनमें से एक बालक गुरुजी की बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देता था, यानी जरा भी नहीं। एक दिन गुरुजी ने बालक पर थोड़ा क्रोध दर्शाते हुए उसे बुलाया, उसका हाथ पकड़ा, फिर यह कहते हुए छोड़ दिया कि मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा है ही नहीं। ठीक है, उन लड़का को उसने ऐसा कहा, अगर ऐसा ही रहा तो तुम विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। ये कहानी आपने ज़रूर पढ़े होंगे, ओके, नहीं पढ़े हैं तो किसी से सुने भी होंगे। तो जब आज की भांति विद्यालय नहीं होते तो शिष्य शिक्षा ग्रहण कहाँ करते थे, गुरुकुल में। तो आंसर हो जाएगा जब आज की भांति में विद्यालय नहीं थे तो शिष्य गुरुकुल में जाकर शिक्षा यानी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे और सभी शिष्य गुरु की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। आगे यहाँ पर दिया है, गुरुजी ने एक बालक पर क्रोध करते हुए क्या कहा। आंसर हो जाएगा गुरुजी ने बालक को पास बुलाकर उसका हाथ देखा और छोड़ते हुए कहा कि तुम्हारे हाथ में विद्या की कोई रेखा नहीं है और ऐसी स्थिति में तुम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाओगी, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद आपका आखिरी क्या पूछा जा सकता है, आखिरी पैसेज यानी कि 6 नंबर में क्या पूछा जाएगा, मैं हूँ नदी, जब हिमालय की गोद से निकलती हूँ तो सोच में पड़ गई कि अपना लंबा सफ़र कैसे तय करूँगी। चलना तो था ही, बस निकल पड़ी अनजान राह पर। हिमालय से समुद्र तक मेरा यह सफ़र बहुत रोमांचकारी था। ना जाने कितनी ही बाधाएं मेरी आपात गति को रोकने के लिए मार्ग में आई, परंतु मेरे दृढ़ संकल्प ने सारी बाधाओं और कष्ट को साहसपूर्वक सामना किया। ये किसके बारे में बात हो रही है, खुद नदी के बारे में बातचीत हो रही है। सो यहाँ पर हो जाएगा नदी कहाँ से निकलती है और किस सोच में पड़ गई। आंसर हो जाएगा नदी हिमालय की गोद से निकलती है और इस सोच में पड़ गई कि ना जाने इतने लंबे और अनजान सफ़र को कैसे तय करूँगी। यह नदी द्वारा सोची गई बात कही गई है। आगे है नदी का हिमालय से समुद्र तक सफ़र कैसा था, तो आंसर हो जाएगा नदी का हिमालय से समुद्र तक का सफ़र बहुत ही रोमांचकारी था। रास्ते में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आई, लेकिन नदी ने सभी बाधाओं और कष्ट को सामना किया साहसपूर्वक। ठीक है, तो यही बताया है नदी के बारे में। एंड गाइज यहाँ पर मैंने आपको जो 6 पैसेज आपको दिया है यानी कि समझाया गद्यांश, अगर आना है तो यही 6 पैसे से आएगा, नहीं तो आपका डायरेक्ट जो है बुक से आएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक करिए, अगर प्लेलिस्ट नहीं चेक करेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। ओके।